Hello students, this is the second part of the chapter 1 Development from Economics, and our first topic is public facilities. Money in your pocket cannot buy all the good and service that you may need to live well. तो आपकी जेब में स्टूडेंट जितना भी पैसा होता है तो आप उस पैसे से हर ज़रूरत का सामान, हर तरीके की सर्विस आप नहीं खरीद सकते हैं जो कि आपके अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होता है. So income by itself is not a complete adequate indicator of material good and service that citizens are able to use. तो इनकम एक आपका एक खाली एक कंप्लीट इंडिकेटर नहीं है इस चीज़ का कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मटीरियलिस्टिक गुड और सर्विस की ज़रूरत होती है. जैसे एग्जांपल के तौर पे नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय यू अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और इंश्योर दैट यू गेट अनअल्टरेटेड मेडिसिन unless you can afford to shift to a community that already has all these things. तो आपकी पॉकेट में जो भी पैसा है तो क्या आप कह सकते हैं कि वो पैसा आपको एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दिला सकता है, या क्या आप इस बात को श्योरिटी से कह सकते हैं कि आप जो दवा खा रहे हैं उसमें कोई भी मिलावट नहीं है. अनलेस तब तक यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग. जब तक आप ऐसी कम्युनिटी में ही ना शिफ्ट हो जाएं कि जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है. मनी में ऑल्सो नॉट बी एनेबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज. क्या आप ये बात कह सकते हैं कि जो पैसा है आपका तो उस पैसे से कभी भी आपको कोई इन्फेक्शन वाला डिजीज़ नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी. अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप. जब तक आपकी पूरी कम्युनिटी समुदाय जो है उससे बचने के स्टेप्स ना उठा ले. एक्चुअली फॉर मैनी of the important thing in life, the best way, also the cheapest way is the provide these good and service collectively. तो मतलब एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो ज़रूरी होती हैं लाइफ में तो उसको हम चीपेस्ट वे, मतलब चीपेस्ट वे का मतलब यहाँ बात की जा रही है कि जो ज़रूरी भी है और सही दाम पे भी मिले. तो ऐसी चीज़ों को प्रोवाइड कराना, ऐसी चीज़ों को देना जब हम कलेक्टिवली एक साथ देते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है. जस्ट थिंक, will it be cheaper to have a collective security for a whole locality or for each house to have its own security? अगर आप सोच के देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ज़्यादा सस्ता क्या पड़ेगा जब आप पूरी एक लोकेलिटी की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, या हर एक घर जो है अपनी अपने लिए एक सिक्योरिटी का एक सिक्योरिटी मैन का इंतज़ाम कर ले. What if no one other than you in your village or locality is interested in studying? Would you be able to study? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आप किसी गांव में हैं या किसी ऐसी लोकेलिटी में हैं जहाँ पे सिर्फ आप ही पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, बाकी कोई नहीं पढ़ना चाहता है, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नॉट अनलेस योर पेरेंट कुड अफोर्ड टू सेंड यू. तब तक तो आप नहीं पढ़ सकते हैं जब तक आपके माता पिता आपको कहीं बाहर ना भेज दें जहाँ पे पढ़ाई हो रही है, या फिर आपको कोई प्राइवेट स्कूल में ना डाल दिया जाए. सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी अदर चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्ट टू स्टडी. तो आप सिर्फ इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि बाकी और भी बच्चे पढ़ रहे हैं. And because many people believe that the government should open school and provide other facility so that all children have a chance to study. या बहुत सारे लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्कूलों को खोले और बच्चों को हर तरह की फैसिलिटी पढ़ाएं ताकि हर बच्चे को चांस मिल सके पढ़ने का. Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to achieve secondary level schooling because government society has not provided the adequate facility. अगर एग्जाम्पल देखिए तो आज भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बच्चियों को, गर्ल्स को पढ़ने की परमिशन नहीं दी जाती है, या वो सेकेंडरी स्कूल तक पहुँच ही नहीं पाती हैं. क्यों? क्योंकि सरकार ने और हमारे समाज ने इस तरह की फैसिलिटीज़, इस तरह की सुविधाएं अभी तक प्रोवाइड ही नहीं करवाई हैं. स्टूडेंट, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपकी बुक का जो है वो BMI के बारे में दिया गया है. BMI बॉडी मास इंडेक्स को कहते हैं. इसको कैलकुलेट किया जाता है कि एक एवरेज पर्सन का वेट कितना हो सकता है, उसको हम नरिश्ड और अंडर नरिश्ड कैटेगरी में कैसे डालेंगे. टेक द वेट ऑफ अ पर्सन इन केजी, मतलब किसी भी इंसान का वज़न केजी में ले लीजिए और उसकी हाइट मीटर्स में ले लीजिए. डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट, और वेट को हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए. तो अगर जो भी फिगर आपके पास आता है अगर वो 18.5 से कम है तब वो पर्सन हम क्या कहेंगे, अंडर नरिश्ड है. अंडर नरिश्ड है मतलब उसको और खाना खाने की ज़रूरत है, मतलब वो कहीं ना कहीं कुपोषण का शिकार है. अगर ये BMI उसका 25 से ज़्यादा आता है तो वो पर्सन क्या है, ओवर वेट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा मोटा है और उसको अपना वज़न कम करने की ज़रूरत है. तो BMI एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक्टिविटी दी गई है. नेक्स्ट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट.
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय द यूएनडीपी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है आपकी स्टूडेंट कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी करता है। यूएनडीपी आपका नेशनल नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कंपेयर करता है अलग अलग कंट्रीज़ को, किस बेस पर? उस देश के लोगों की एजुकेशनल लेवल के हिसाब से, उस देश की पर कैपिटा इनकम कितनी है, वहाँ के देश के लोगों का हेल्थ स्टेटस कैसा है। तो यूएनडीपी जब आपकी रिपोर्ट बनाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो वो अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के उसके पॉइंट ये होते हैं: एजुकेशन, हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, एक डेटा दिया गया है, ठीक है, रिगार्डिंग इंडिया। एक आपकी अपनी कंट्री है इंडिया, और दूसरी कुछ आपकी नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश हैं। जैसे देखिए श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। फिर हमें यहाँ पे कुछ कैटेगराइजेशन दिया है, जैसे ग्रॉस नेशनल इनकम दी गई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दी गई है एट बर्थ, लिटरेसिटी रेट, साक्षरता दर दी गई है कि 15 साल से ऊपर के कितने लोग पढ़े लिखे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब कि जीने कितने साल तक कोई आदमी जीता है, उसका एज दिया है। ग्रॉस नेशनल इनकम दी गई है, और यहाँ पर HDI रैंक दी गई है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस कंट्री का क्या रैंक है HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमारा क्या रैंक है, ये आपको एक डेटा दिया गया है। अब इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे इंडिया की जो रैंक है वो 135 है। सबसे कम रैंक जो है आपकी, सबसे ज़्यादा जो रैंक है वो किसकी आई हुई है? आपकी म्यांमार कंट्री की आई हुई है, 150th रैंक है। और सबसे कम आपकी किसकी है? श्रीलंका की है। तो HDI स्टैंड्स फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जा रही है, और यहाँ पे कंट्रीज़ का आपको इंडेक्स दिया हुआ है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, श्रीलंका में 74 ईयर, मतलब 74 ईयर तक कोई आदमी ज़िंदा रहता है, और वहाँ पे लोगों की जो लिटरेसिटी रेट है, जो साक्षरता दर है 15 साल से ऊपर की पॉपुलेशन का, वो कितना है? 91। इंडिया में देखिए, इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? 66 ईयर तक है। 66 ईयर तक कोई आदमी की हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइफ, और यहाँ पे लिटरेसिटी रेट क्या है? 62% है। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे कितना है? 62.8 है। इंडिया की रैंक क्या है? 135। तो अगर हम बात करते हैं HDI की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, और कंट्रीज़ को कंपेयर करने की बात कर रही है, तो देखिए HDI ने 3 अलग अलग पॉइंट लिए हैं। यहाँ पे उन्होंने इनकम भी देखी है, हेल्थ भी देखी है, एजुकेशन भी देखी है, और उसके अनुसार उन्होंने कंट्रीज़ को उनकी रैंक के हिसाब से बांट दिया है। तो दिस इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम उस तरह के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उस तरह के विकास की बात कर रहे हैं कि जो अभी आपके प्रेजेंट में तो हो ही रहा है, लेकिन जो प्रेजेंट में डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से किसी भी तरीके से फ्यूचर की जो जनरेशन है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके ऊपर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल करिए, लेकिन ऐसे करिए कि आज की ज़रूरत को पूरा करते करते कल की ज़रूरत को हम अनदेखा ना कर दें। Suppose for a present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up further, or at least be maintained for future generation. This is obviously desirable. However, since the second half of 20th century, a number of scientists has been warning that the present type the level of development are not sustainable. मान लीजिए, सपोज करिए कि प्रेजेंट में जो भी कोई एक कंट्री है, अगर वो डेवलप्ड है, ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में भी ये डेवलपमेंट तो मेंटेन रहे, कम से कम इतनी तो हमारी डेवलपमेंट बनी रहे, और ऐसा सोचना गलत नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बात की वार्निंग देते चले आए हैं कि जो प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है, मतलब कि वो पूरा नहीं है। प्रेजेंट की नीड तो पूरी हो रही है, लेकिन फ्यूचर को इग्नोर किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के नीचे पानी मिलता है, वो आपका कैसा रिसोर्स है? एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय द नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट। तो ये एक आपका रिप्लेनिशेबल है, मतलब नेचर अपने आप इसको ठीक करता रहता है। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवर यूज, लेकिन कभी कभी इन रिसोर्सेज का भी हद से ज़्यादा इस्तेमाल होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर, एग्जाम्पल के तौर पर ग्राउंड वाटर, if we use more than what is being replenished by rain,
देन वी वुड बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। तो अगर मान लीजिए अच्छे से रेन हो रही है, बारिश हो रही है, और तब भी हम अंडरग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो ये क्या है? ये क्या है? ओवर यूज़ है, हद से ज़्यादा यूज़ करना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच विल गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर ऑफ यूज़। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, तो वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, कि वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे। वी हैव फिक्स स्टॉक ऑन अर्थ। तो हमारी धरती पे इनका स्टॉक क्या है? फिक्स्ड है, हम इनको रिप्लेनिश नहीं कर सकते, बना नहीं सकते हैं। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज। हम नए नए रिसोर्सेज को तो खोज सकते हैं, लेकिन इनको क्रिएट नहीं कर सकते हैं। न्यू सोर्सेज इन दिस वे ऐड टू द स्टॉक। हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। लेकिन समय के साथ साथ आगे जाकर ऐसे रिसोर्सेज भी क्या होते जाएंगे? एग्जॉस्ट होते जाएंगे, ख़त्म होते चले जाएंगे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट द नेशनल और स्टेट बाउंड्री। देखिए, जो इन्वायरमेंट अगर नुकसान होती है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, तो उसके जो परिणाम होते हैं, तो वो आपके बाउंड्रीज़ को नहीं देखते हैं, सीमा रेखा को नहीं देखते हैं कि कहाँ तक आपका देश की बाउंड्री फैली है। ये इशू आपका बहुत ही लंबा होता है, कहीं भी फैल सकता है, और हमारा फ्यूचर इससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। Sustainable development is comparatively a new area of knowledge in which the scientists, economics, philosopher and other social scientists are working together। तो sustainability of development आपका knowledge का एक नया एरिया है, नया एक क्षेत्र है, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स्ट, मतलब वैज्ञानिक लगे हुए हैं, और इसमें लगातार मिल के काम कर रहे हैं कि कैसे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। The chapter is over, and on today's discussion I have given you certain question in question bank which you have to solve it. Thank you.